हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट एक तरह की फैक्टर इनकम है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को मिलती है। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है और रिस्क लेता है इन्वेस्टमेंट का, और इस अनसर्टेनिटी और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के कारण जो इनकम, जो फैक्टर इनकम एंटरप्रेन्योर को अर्न होती है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट एज अ सरप्लस इनकम, दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो प्रॉफिट सरप्लस इनकम किस तरीके से है? इसको हम पॉजिटिव रेजिडुअल भी कहते हैं। मान लीजिए आप कहें कि आपका टोटल रेवेन्यू है, जो उसमें से यदि आप टोटल कॉस्ट को घटा दें तो आपका वो क्या बचता है? पॉजिटिव रेजिडुअल या प्रॉफिट एज अ सरप्लस इनकम। मान लीजिए जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि कॉस्ट ऑफ फर्म क्या है, 10,000 रुपीज़ आ रही है और इसका टोटल रेवेन्यू कितना पड़ रहा है? 12,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। तो डिफरेंस कितना हो गया? 2,000 रुपीज़ का। और ये जो सरप्लस 2,000 रुपीज़ हैं ये फर्म का प्रॉफिट कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि मान लीजिए उल्टा हो जाए, यानी 12,000 कॉस्ट हो जाए और 10,000 आपका प्रॉफिट या 10,000 आपका रेवेन्यू अर्नड हो जाए, तो आपका नेगेटिव रेजिड्यू देखने को मिलता है। इसको आप लॉस भी कहते हैं 2,000 रुपीज़ का। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। प्रॉफिट हमने जैसे कि पहले भी बात की, क्या है? अपने आप में एंटरप्रेन्योर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है, रिस्क लेता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, उसके बदले में जो उसको रिवार्ड मिलता है वो प्रॉफिट है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी कितने तरह के प्रॉफिट होते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को कैसे निकाल सकते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब दो तरीके की आपको यहाँ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो आप बाहरी फैक्टर्स को पे करते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो आप बाहरी फैक्टर्स को पे नहीं करते, बल्कि आपके खुद के फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए आती है। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए फर्म का टोटल रेवेन्यू 20,000 पर एनम है और 5,000 रुपये उसने दिए वेजेस के लिए, 4,000 रुपये दिए इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में और 3,000 रुपये दिए रेंट के रूप में जो लैंड ले रखी थी। तो ये सारी 5,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 आपकी टोटल कॉस्ट बन जाती है 12,000। और आपका ग्रोस प्रॉफिट यदि आप देखेंगे तो 20,000 आपका टोटल रेवेन्यू था, उसमें से आप 12,000 को माइनस कर देंगे, टोटल 8,000 जो आपका बचेगा वो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ये जो 12,000 आपकी पेमेंट है ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी आपने बाहरी फैक्टर्स को पे किया है, जो लेबर लगाया था, जो कैपिटल अरेंज की थी, या फिर आप कह सकते हैं जो आपने लैंड के लिए रेंट पे किया। तो बाहरी फैक्टर्स को जो पेमेंट की गई वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और टोटल रेवेन्यू में से जब आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और यदि आप डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस चार्जेज घटा देते हैं इसमें से, तो आपके पास जो बचेगा वो नेट बिजनेस प्रॉफिट बचेगा। यानी कि जो आपके पास ग्रॉस बिजनेस प्रॉफिट आया है उसमें से डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस चार्जेस निकालने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो नेट बिजनेस प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ग्रॉस बिजनेस प्रॉफिट में क्या क्या एलिमेंट्स शामिल होते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल। अगर एंटरप्रेन्योर ने अपनी कैपिटल लगा रखी है तो उस पर उसको किसी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। वेजेस जो एंटरप्रेन्योर अपनी लेबर के लिए है वो नहीं उसको बाहर पे करनी पड़ती। रेंट जो एंटरप्रेन्योर के लैंड का है वो उसको बाहर नहीं पे करना पड़ता। यानी कि जितने भी एंटरप्रेन्योर के अपने साधन लगे हुए हैं जो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, जो उसको बाहर पे नहीं करनी पड़ती। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो आप उसमें से केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आपकी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ही शामिल होती है। इसी के साथ आपके डेप्रिसिएशन चार्जेस या इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो भी ग्रॉस प्रॉफिट में शामिल होते हैं। यदि आप ग्रॉस प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस घटा देते हैं तो आपको नेट बिजनेस प्रॉफिट मिलता है। प्लस क्योंकि एंटरप्रेन्योर इन सब फैक्टर्स को अरेंज कर रहा है और एक रिस्क ले रहा है, तो जो भी वो एक प्रॉफिट अपने लिए रखकर चलता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी आपका ग्रॉस बिजनेस प्रॉफिट में शामिल होता है।
अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट की। इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो प्योर प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को यदि माइनस कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट आपके पास बचेगा उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है यानी इसमें क्या क्या एलिमेंट शामिल हैं? देखिए, हमने जब बात की थी ग्रॉस प्रॉफिट की तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला था? ग्रॉस प्रॉफिट में हमने आपका जो माइनस किया था, किस चीज़ को माइनस किया था? टोटल रेवेन्यू में से आपने माइनस किया था एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। और अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो निकली हुई है आप जब इकोनॉमिक प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ले रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ आपने क्या कॉस्ट माइनस कर दी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि जो बाहरी तत्वों को उनके काम के लिए पे की थी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपने माइनस कर दी, माइनस जो आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए थे एज एन एंटरप्रेन्योर, वो भी आपने जो कॉस्ट जो उसके लिए होती वो भी आपने माइनस कर दी है। मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि एंटरप्रेन्योर की कोई अपनी लैंड है, उसके लिए रेंट माइनस कर देंगे आप यहाँ। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लैंड को यहाँ यूटिलाइज नहीं करते और कहीं देते तो वहाँ से भी आपको रेंट मिलता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी लैंड नहीं होती तो आपको लैंड अरेंज करनी पड़ती और उसके बदले में रेंट देना पड़ता, तो वो एक तरह की कॉस्ट है। लेकिन ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं वेजेस की। वेजेस अगर एंटरप्रेन्योर के माइनस कर देंगे तो भी आप, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर लगा हुआ है वो उसको किसी ना किसी तरह की वेज मिलनी चाहिए। अगर वो यहाँ काम ना करके कहीं और काम कर रहा होता तो उसको वेज मिलती, तो एक तरीके की कॉस्ट है एंटरप्रेन्योर की ये। तीसरी जो चीज़ है इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल, यानी कि एंटरप्रेन्योर ने जो अपनी कैपिटल लगाई, अगर उसके पास अपनी कैपिटल नहीं होती तो वो कैपिटल भी उसे क्या करना पड़ता? कहीं और से अरेंज करनी पड़ती, और कहीं और से अरेंज करता तो उस पर रेंट देना पड़ता। तो एंटरप्रेन्योर ने जो ये अपने साधन लगाए हैं, अगर ये उसके पास नहीं होते तो इसको अरेंज करके उसे उन बाहरी पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन ये उसके अपने साधन थे तो इनके लिए उसने कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट में शामिल होते हैं। और कैसे कॉस्ट में शामिल होंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू से जब टोटल कॉस्ट निकाल दो, यानी कि आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस कर दी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस कर दी। तो अब इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट में क्या क्या एलिमेंट बचे? एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट पर आप यदि ध्यान देंगे इस डायग्राम में तो यहाँ क्या बचता है कि ये किस 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 चीज़ को शामिल किए हुए है? एंटरप्रेन्योर ने जो रिस्क लिया, जो अनसर्टेनिटी थी, जो एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी थी, जो एंटरप्रेन्योर को अचानक मोनोपोली के कारण गेन हुए, जो विंडफॉल गेन हुए, या फिर जो इनोवेशंस के लिए रिवॉर्ड मिला। अब एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर रहा है, अब वो रिस्क ले रहा है, अनसर्टेन है कि पता नहीं कल को उसका जो वेंचर है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, और इन सब चीज़ों को अरेंज करके किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना, मार्केट में प्रॉफिट के लिए compete करना, इसमें उसकी एबिलिटी भी इन्वॉल्व है। और बेटर गेन्स के लिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लगातार इनोवेशंस करता है। इसी के साथ अचानक से यदि मान लीजिए इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वार छिड़ जाता है और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये विंडफॉल गेन कहलाएगा। दूसरी तरफ यदि जो आपका प्रोड्यूसर है वो मोनोपोली का एलिमेंट रखता है तो मोनोपोली के कारण हाई प्राइस चार्ज कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, और हाई प्राइस चार्ज कर सकता है इसका मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो प्योर प्रॉफिट या एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट में ये सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे। फिर जो टर्म आती है वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू है एक तरीके का, एक गिवन टाइम पीरियड में जो आप निकाल सकते हैं। किसी प्रोडक्शन हो रहा है जो कमोडिटी का, उसके यदि आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपके पास जो आएगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट देखिए क्या है, सीधा सीधा एक तरीके का अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, यानी जो आप अकाउंट्स में चढ़ाते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? एक तरफ आप रेवेन्यू ले लेंगे, दूसरी तरफ आप कॉस्ट ले लेंगे। रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट कर देंगे माइनस तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन
इस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो आप कॉस्ट लेते हैं, जो माइनस की जाती है रेवेन्यू से, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो आपने बाहरी फैक्टर्स को पे की है। और दूसरी तरफ यदि आप बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, हमने पहले भी बात की प्योर प्रॉफिट की, उसमें आप क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालते हैं। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है। तो यदि आप देखें सही मायने में आपके लिए जो प्रॉफिट मतलब रखता है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट है, जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। और अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंट्स को तो मेंटेन करता है लेकिन इकोनॉमिस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल रहती है, जो कि अपने आप में एक अच्छा पैमाना नहीं बनता प्रॉफिट को मेजर करने का। फिर बात करते हैं क्या प्रॉफिट एंटर करता है प्राइस में। अब जब हम किसी चीज का प्राइस डिसाइड करते हैं तो क्या प्रॉफिट को हम लेकर चलते हैं उस प्राइस को डिसाइड करने में, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं तो जनरली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो हम ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ले सकते हैं या नहीं। और अगर ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आपके प्राइस में एंटर करेगा, यानी प्राइस को डिटरमिन करने में अहम भूमिका निभाएगा। और अगर नहीं करता है तो प्रॉफिट की कोई भूमिका नहीं होगी प्राइस को डिसाइड करने की। अब दो चीजें आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट होता है जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है, और जो परफेक्ट कंपटीशन में भी आप कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस टोटल कॉस्ट में आप नॉर्मल प्रॉफिट को भी इंक्लूड करके चलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपका प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है, कॉस्ट का पार्ट होता है, इसीलिए जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो प्रॉफिट इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को, या प्रॉफिट एंटर करता है प्राइस में। दूसरी तरफ होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली पोजीशन के कारण, जो अचानक से विंडफॉल गेन्स हैं उनके कारण, या एंटरप्रेन्योर की अपनी विशेष एबिलिटीज के कारण आपको कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, जो एक तरीके से सरप्लस प्रॉफिट होता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो ऐसा जो प्रॉफिट है जो अनसर्टेन है वो आपके प्राइस में एंटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये आपकी टोटल कॉस्ट से ऊपर होता है, तो कॉस्ट में एंटर नहीं करता है आपका प्रॉफिट, यानी कॉस्ट को डिसाइड नहीं करता है, इसीलिए फर्दर प्रॉफिट आपके प्राइस को भी डिसाइड नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ जहां नॉर्मल प्रॉफिट की बात कह रहे थे, वो कॉस्ट टोटल कॉस्ट का हिस्सा होता है, और टोटल कॉस्ट का हिस्सा होने के कारण आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है।